अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं GF-17 थंडर और पाकिस्तान के बहुत से दूसरे वेपन सिस्टम्स की एडेक्स 2024 एग्जीबिशन में शमूलियत को लेकर। दोस्तों, आज़रबाईजान में आज़रबाईजान डिफेंस एग्जीबिशन, जिसे ADEX कहा जाता है, इसका 5th एडिशन हो रहा है और ये 5th एडिशन सितंबर 24 से 26 तक होगा। और इस पूरी एग्जीबिशन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 3 GF-17 थंडर आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 24 सितंबर से पहले पहुंच चुके थे। इसके बारे में एक एलिजिड वीडियो भी मंजरेआम पर आई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बाकू के ऊपर ये GF-17 थंडर प्रवास भर रहे हैं। इन 3 GF-17 थंडर्स में से 2 GF-17 ब्लॉक 2 हैं, जबकि एक GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है, जिसको स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा। ऑफिशियली तो अभी इस एग्जीबिशन से कोई भी तस्वीर मंजर यहाँ पर नहीं आई, लेकिन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि GF-17 बाकू यानी कि आज़रबाईजान के कैपिटल में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सेंट्रल एशियन स्टेट से रिलेटेड कुछ अहम इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जो कि इससे पहले शायद आपको ना पता हो। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान के वेपन सिस्टम्स की प्रोस्पेक्ट को लेकर बात करेंगे कि वो क्यों अहम हो सकते हैं पाकिस्तान के रिलेशंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। दोस्तों, इस एग्जीबिशन में आज़रबाईजान अपनी मिलिट्री के लिए मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स को देखेगा। तुर्की, पाकिस्तान और बहुत से दूसरे कंट्रीज की कंपनीज भी यहाँ अपने मुख्तलिफ सिस्टम्स को एग्जीबिशन के लिए पेश करेंगी। इसके साथ साथ जो दूसरे आज़रबाईजान के फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके मिलिट्री अटैचेज और उनके ऑफिशियल्स भी इस एग्जीबिशन में होंगे। पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज्यादा अहम कंट्रीज होंगे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स ही होंगे, क्योंकि आज़रबाईजान रिसेंटली ये मुआहदा कर चुका है पाकिस्तान के साथ कि $1.6 बिलियन के एवज पाकिस्तान से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और वो स्टेट्स इवन चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। रिसेंटली अक्टूबर में ही अफगानिस्तान में तापी गैस प्रोजेक्ट के हवाले से बाकायदा कंस्ट्रक्शन सेरेमनी लॉन्च की गई। ये जो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये बुनियादी तौर पर तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में से जाएगा। यानी तुर्कमानिस्तान से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया में। और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 1814 किलोमीटर होगी, और इसके तहत तुर्कमानिस्तान गैस प्रोवाइड करेगा इन बाकी 3 कंट्रीज को। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से अहम इस वजह से भी है क्योंकि 1992 में जब तुर्कमानिस्तान आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क था जिसने सबसे पहले तुर्कमानिस्तान की आज़ादी को कबूल किया था और उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात इवन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने बहुत से मिलिट्री सिस्टम्स को पिच करेगा तुर्कमानिस्तान के लिए। इवन अगर हम तुर्कमानिस्तान की एयरफोर्स को देखें तो काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटीज आज़रबाईजानी एयरफोर्स जैसी देखने को मिलेंगी। जैसा कि तुर्कमानिस्तान की एयरफोर्स के पास भी कुछ MiG-29 है, Su-25 एयरक्राफ्ट हैं, सेम जैसे आज़रबाईजान के पास है। अब आज़रबाईजान ने अपने Su-25 बॉम्बर या अपने ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, इनको तुर्किया से अपग्रेड करवाया। जो पुराने यूनिट्स हैं Su-25 के, उन्हें वो GF-17 ब्लॉक 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह उनके पास GF-17 ब्लॉक 3 की शक्ल में एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट और MiG-29 एक ट्विन इंजन 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद होगा। सेम गोज फॉर द तुर्कमानिस्तान के पास भी कुछ पुराने Su-25 एयरक्राफ्ट हैं, उसके साथ साथ इनके पास MiG-29 भी हैं। कुछ सोर्सेज यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि अगर तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान बेहतर तरीके से GF-17 ब्लॉक 3 पिच करता है और तुर्कमानिस्तान उससे अपने पुराने Su-25 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करता है, तो एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं। उनकी एयरफोर्स को फ्यूचर में एटलीस्ट 2040-45 से उससे भी बियॉन्ड तक ये सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम चीज समझने की ये है कि आज़रबाईजान का तो आर्मीनिया दुश्मन है। रिसेंटली आर्मीनिया ने फ्रांस के साथ भी कुछ मुआहदे किए वेपन सिस्टम्स खरीदने के, अमेरिका के साथ भी वो चीजें कर रहे हैं, इंडिया से वेपन्स ले रहे हैं। तो उसके मुकाबले में आज़रबाईजान भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपने साथ साथ अपनी तहदियों को जोड़ है। लेकिन तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के जो दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, यहाँ सबसे बड़ा खतरा ISKP यानी कि दाइश है, जो कि अक्सर औकात इन रीजन में अपनी कार्रवाइयां करती रहती है। इस रीजन में सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है वो कोई बैरूनी ताकत नहीं, ना ही ये मुल्क एक दूसरे के दुश्मन है, बल्कि जो इंटरनल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक समझे जाते हैं। और पाकिस्तान GF-17 एयरक्राफ्ट को मल्टीपल टाइम्स वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल कर चुका है मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ। दोस्तों, यहाँ अहम चीज समझने की जरूरत ये है, तुर्कमानिस्तान का रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है गैस पाइपलाइन के हवाले से। और हमने अगर इवन इंडिया की ही यहाँ मिसाल लें तो इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिए, उसके बाद फिलीपींस यकदम हर लिहाज से इंडिया के साथ खड़ा होना शुरू हो गया। इंटरनेशनल स्टांस भी उनका
इंडिया के हक में होता है। तो बुनियादी तौर पर यह होता है कि जब आप दफाई ताल्लुकात किसी मुल्क से कायम करते हो तो उस मुल्क का दिफा, उस मुल्क की सोवरेनिटी आपके साथ जुड़ जाती है। तो वो मुल्क आपके साथ मजीद दफाई ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ इकोनॉमी में, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टांस में भी वो आपके साथ खड़ा नजर आता है। इसी तरह जैसे मैं मिसाल दूं तो अमेरिका है, अमेरिका की आगे दफाई ताल्लुकात बहुत करीब है नेटो कंट्रीज के साथ और उन मुल्कों के साथ जिनको वो असला बेचता है। तो वो मुल्क हर चीज में फिर अमेरिका को फॉलो करते हैं। तो आपने अगर किसी मुल्क के साथ करीबी ताल्लुकात रखने हैं और आप चाहते हैं कि वो मुल्क हर बात पे आपकी तायीद करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप वहां डोमिनेट करें, आप उनको अपने वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड करें, एक स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें प्रोवाइड करें जहां उनको आपकी जरूरत हो। इसी वजह से ही जो सुपर पावर्स बनी हैं वो इसी वजह से ही सुपर पावर्स कहलाई जाती हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी डोमिनेशन जाहिर की है दूसरी कंट्रीज पर। वो दूसरी कंट्रीज के लिए सप्लायर्स हैं, ना के बायर्स। दोस्तों ये तो होगी तुर्कमानिस्तान के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात। यहाँ दूसरी कुछ अहम चीजें ये भी हैं कि यहाँ पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान जो ज्वाइंट BBR मिसाइल बनाने की बात चल रही है उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आजरबाईजान यहाँ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ज्वाइंटली डेवलप्ड BBR मिसाइल होगा उसे यूज करेगा अपने JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट पर, ना कि वो चाइनीज BBR मिसाइल्स को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यहाँ ये हो सकती है कि आजरबाईजान इससे पहले भी बहुत से टर्किश सिस्टम्स को यूज करता आया है और आजरबाईजान का ज्यादा एतमाद इन्हीं सिस्टम्स पर है। इसी वजह से वो JF-17 में भी टर्किश टेक्नोलॉजीज को ही पसंद करेगा। इसका एक बेनिफिट पाकिस्तान चाइना को ये भी होगा कि तुर्किया भी सपोर्ट करेगा कि ठीक है JF-17 थंडर की अगर सेल होती है तो उनके सब सिस्टम्स भी बिकेंगे, जैसा कि एसल पोड है, उसके अलावा तुर्किया के BBR और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। तो ये JF-17 के लिए एक बहुत अच्छा मौका होने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो निगाहें मरकूज रखने की जरूरत है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की टीम पर है कि वो किस तरह JF-17 थंडर को प्रेजेंट करते हैं वहां पर और किस तरह इसे अट्रैक्टेबल बनाया जाएगा दूसरे फॉरेन कस्टमर्स के लिए। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।